त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने एक सेशन चलाया हुआ है जीके जीएस के क्वेश्चन के लिए कि जीरो से लेकर हीरो तक हम लोग इसमें पढ़ेंगे, मतलब सबसे निचले स्तर से लेकर सबसे ऊपर वाले स्तर तक हम लोग सीखते सीखते जाएंगे। आपसे मैं एक वादा करता हूँ कि इस सेशन को देखने के बाद, मतलब कर सकते पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको किसी भी प्रकार की जीके जीएस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही साथ मैं बता दूं कि जीके जीएस का सब लोग जो लड़के होते हैं सबसे अगर कमजोर पर्सन माने तो अपना मानते हैं कि जीके जीएस है, मतलब कहते हैं कि हम लोगों का सबसे अधिक स्कोर मैथ या फिर मतलब कह सकते हो रीजनिंग में तो हो जाता है, लेकिन जीके जीएस में पूरा नहीं हो पाता है। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैंने, ठीक है सभी लड़के बोल देते हैं कि इसमें पूरा किसी का नहीं आ सकता है, लेकिन मैंने जितना एग्जाम दिया उतना में जीके जीएस में मेरा ज्यादा नंबर आया हुआ है, बल्कि कह सकते हैं पूरा में पूरा नंबर लिया हूँ। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको भी पूरा में पूरा नंबर दिलाया जाए। स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता रखा है कि इस सेशन को किस नाम से जाना गया है, तो जीरो टू हीरो लेवल तक। देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी 4 वीडियोस को पढ़ रखा है, मतलब कर सकते हैं 4 वीडियोस को हम लोगों ने पढ़ लिया है, जिसमें कि क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3 और क्लास नंबर 4 है। ये जो हमारा कर सकते हैं वीडियो है वो क्लास नंबर 5 है। स्टूडेंट, इसी के साथ हम लोग कर सकते हैं कि दोनों मोटिवेशन करते हुए स्टार्ट करेंगे। ये वक्त ने कहा कि राह में चलना पड़ेगा, ये वक्त ने कहा कि राह में चलना पड़ेगा, वरना पश्चाताप की आग में जलना पड़ेगा। चमक जाएगी जिंदगी सोने की तरह, पहले जुनून की आग में जलना पड़ेगा। स्टूडेंट, इसी के साथ हम लोग आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है, कल हम लोगों ने मौर्य वंश के जो शासक है कह सकते हैं उनके अंतिम शासक तक पहुंच रखा है, मतलब उनको पढ़ लिया है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं एक वंश है जिसका नाम है कण्व वंश। इस वंश के बारे में हम लोग को पढ़ना है। देखो स्टूडेंट, अगर इनकी बात करें कि इसके संस्थापक कौन थे या फिर स्थापना किसने की थी कण्व वंश की, तो कण्व वंश का जो वास्तविकता मानी जाती है वो माना जाता है वासुदेव को। कह सकते हैं स्टूडेंट, जो वासुदेव नाम के राजा थे उन्होंने कण्व वंश की स्थापना की थी। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं तो कण्व वंश के जो अंतिम शासक थे, अब यहाँ पे देखना अंतिम शासक की नाम मैंने लिया है कि अंतिम शासक कौन थे, तो अंतिम शासक जो थे सुशर्मा थे। कौन थे स्टूडेंट? सुशर्मा थे। ठीक है, इसका कण्व वंश के जो अंतिम शासक थे सुशर्मा थे। देखिए एक और चीज बताता हूँ, इतिहास उसी का लिखा जाता है फ्रेंड जो कि मतलब अपने जिंदगी में कुछ ना कुछ किया हो, यानी कि इतिहास में सिर्फ उस व्यक्ति का नाम दिया जाता है, उस व्यक्ति को पुकारा जाता है जिसने अपने जीवन में अपने कार्यकाल में कुछ ना कुछ किया हो। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, वासुदेव जो था कह सकते हो कण्व वंश के जो संस्थापक था, उसने अपने जिंदगी में अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाया, इसीलिए इसका बहुत ज्यादा रोल या फिर कह सकते हो कण्व वंश का कोई भी भूमिका नहीं आती। अब कहोगे कि सर ठीक है वासुदेव नहीं किया, लेकिन इसके बाद जो राजा आया वो तो किया होगा। स्टूडेंट, आपको एक चीज बता दूं, जो सुशर्मा था सुशर्मा भी मारा गया। अब देखो सुशर्मा को मारने वाला कौन था, अगर बात करोगे तो सिमुक था। सिमुक ने सुशर्मा को मारा, याद रखना स्टूडेंट। सिमुक नाम के जो राजा थे या फिर कह सकते हो सिमुक नाम का जो राजा था उसने सुशर्मा को मारकर एक वंश की स्थापना की जिस वंश का नाम था सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की, अगर ऐसा पूछा जाता है तो सिमुक ने। जबकि अगर वास्तविकता पूछी जाती है स्टूडेंट कि वास्तविकता जो सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी को माना जाता है। याद रखना स्टूडेंट, यहाँ पे कर लेना सातवाहन वंश की जो कह सकते हो कि जो मेन राजा थे, मतलब जिसके कह सकते हो कि कार्यकाल में अपने साम्राज्य को बहुत काफी बढ़ाया, उसका नाम था गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है स्टूडेंट, ये एन लिखा सातकर्णी था। ठीक है, इसके बारे में देखो। अब हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, तो सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे। एक चीज देखो, मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उसको एक ट्रिक के रूप में इस्तेमाल किया था, हसीन मसूक सा। अब देख लो, हसीन मसूक सा जो था, हा का मतलब हर्यक वंश, सी का मतलब शिशुनाग वंश, न का मतलब नंद वंश, म का मतलब मौर्य वंश, सु का मतलब सुंग वंश, क का मतलब कण्व वंश और सा का मतलब सातकर्णी वंश। देखो या फिर सातवाहन वंश। देखो यहाँ तक मैं अभी इस वाले को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, घबराना मत। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, जितने भी ये क्षेत्र है देख लो,
ये 6 है, पूरा टोटल कर सकते हो कि यहाँ पे 6 वंशों की वंश की बात हुई है। ये जो वंश थे पृथ्वी सत्तात्मक थे, पृथ्वी सत्तात्मक थे स्टूडेंट, याद रखना सत्तात्मक थे। अब देखो पृथ्वी सत्तात्मक का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि ये लोग पिता के नाम से जाने जाते थे। अभी भी देखो स्टूडेंट ऐसा नाम आता है जैसे कि जो भी लड़का रहता है पिता के नाम से ही जाना जाता है, और उस समय भी होता था पिता के नाम से जाने जाते थे। अब देखो यहाँ पे एक आपको चीज बताता हूँ, जो यहाँ पे सातवाहन वंश था ये मात्र सत्तात्मक था, मात्र सत्तात्मक था। अब देखो मात्र सत्तात्मक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो भी देख रेख होता था, जो भी काम चलाया जाता था, किसके वश में चलाया जाता था स्टूडेंट, तो माँ का। मतलब यहाँ पे माँ को प्रधान दिखाया गया था, और इन 6 वंशों में किसको प्रधान दिखाया गया था, तो पिता को दिखाया गया था। इसलिए हमने कहा कि जो इधर वाले 6 वंश थे ये पृथ्वी सत्तात्मक थे, यानी पिता के वंशज को माना जाता है, और जो कह सकते सातवाहन था वो मात्र सत्तात्मक था। इसका मतलब कि माँ का यहाँ पे ज्यादा रोल था, या फिर माँ को ही कह सकते हो कि माँ को यहाँ पे मालिक माना जाता था। अब आते हैं हम लोग सातवाहन वंश के बारे में। मतलब देखो जो सातवाहन वंश है इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा था, मतलब कैसे अशोक ने क्या क्या किया हमारे साम्राज्य की स्थापना करने में, उसी तरीके से हम लोग स्पेशल सातकर्णी के बारे में कर सकते हो, सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे कि सातवाहन वंश कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे इसकी स्थापना हुई स्टूडेंट। इसी के साथ मतलब कर सकते हो कि हम लोग कंटिन्यू लगे जाएंगे। और अगर आप लोग को पढ़ते पढ़ते थोड़ा बीच में टाइम मिल जाता है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि आप लोग कर सकते हैं कि आप लोग मतलब आपका जो GK/GS का पोर्शन है वो कंप्लीट हो सके। आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, प्रत्येक संडे के दिन कर सकते हो, सॉरी अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा, प्रत्येक संडे के दिन एक क्विज लिया जाएगा। क्विज कह सकते हो कि एक एग्जाम के रूप में OMR पे, मतलब कह सकते हो तुम्हारे मोबाइल में ही इसी में इस वीडियो के लिंक में डाल दिया जाएगा, और उसमें सबसे ज्यादा जो स्कोर करने वाला होगा उसको संडे के दिन ही 1000 रुपीज का प्राइज भी दिया जाएगा। मतलब ये हकीकत है। आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए, मैं प्रत्येक संडे को आपको एक एग्जाम के रूप में, मतलब जितना मैं पढ़ाया रहूँगा एग्जाम से बाहर नहीं, जिसको मैं पढ़ा कर रखा रहूँगा उसी को मैं प्रत्येक संडे एक कह सकते हैं कि MCQ प्रश्न के रूप में आपको लाऊंगा, और लिंक के रूप में आपको रहेगा, उसको कंप्लीट करना है। जो भी उसमें सबसे ज्यादा स्कोर करता है उसको 1000 का मैं इनाम घोषित भी करूंगा, और उनको विथ उसी टाइम आप लोग अपने ब्रैकेट में कर सकते हैं। आप मेरे कमेंट बॉक्स में नंबर डाल देंगे, मैं उसके पे कर दूंगा, मतलब कर सकते हैं कि उसमें प्राइस मैं आपको पहुंचा दूंगा। अब ये मत सोचना कि ये फेक कहा गया स्टूडेंट, कोई फेक नहीं है, ये हकीकत है। अगर आपको विश्वास नहीं है मेरे पर्सनल नंबर पे आप जुड़ सकते हैं, उसमें व्हाट्सएप पे मेरे जुड़ सकते हैं, या फिर कर सकते हैं वहाँ पे ग्रुप बना हुआ है लक्ष्य स्टूडेंट के नाम से, जिसमें मेरे मोबाइल नंबर का नाम है नंबर है 9801163593। आप इस नंबर से जुड़िए व्हाट्सएप में, और आपको जो भी चीज़ों का डिटेल होगा वो चीज़ का डिटेल भेजा जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ सातवाहन वंश के बारे में। वंश के बारे में, इनके बारे में हम लोग को डिटेल से पढ़ना है। क्या कि सातवाहन वंश क्या था, मतलब कौन सा स्थापक था वास्तविकता, क्या कैसे मतलब इसकी स्थापना हुई, सबसे पहले इसका राजा कौन था। तो स्टूडेंट हमने मतलब कह सकते हो कि थोड़े से ही देखा था, मतलब अभी जो युद्ध हुआ था सुशर्मा को मारा गया था, सिमुक ने मारा था, वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट अगर सबसे पहले की बात करें, चलो स्टूडेंट डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं सातवाहन वंश के बारे में। देखो अगर मैं सातवाहन वंश की बात करूं कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, तो इनको माना जाता है सिमुक को, इसको सिमुक इनका नाम था। ठीक है स्टूडेंट, और सिमुक ने इसकी स्थापना जो है गोदावरी कह सकते हो, गोदावरी यानी कि गोदावरी की एक नदी का नाम है स्टूडेंट, गोदावरी और कृष्णा के बीच की थी। कहाँ पे किया था, कृष्णा के बीच किया था। स्टूडेंट याद रखना जो सिमुक है, सिमुक जो राजा था कह सकते हो, उसने अपने साम्राज्य के सॉरी स्टूडेंट मतलब जो सातवाहन वंश है उसकी स्थापना गोदावरी और कृष्णा के बीच किया था। मतलब उस कह सकते हो कि भूभाग पे किया था जहाँ पे के जो गोदावरी है और कृष्णा है, इन दोनों के बीच में जो जगह था वहीं पे इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना। अब देखो एक और चीज इसमें आता है कि इसकी
इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी जो राजधानी थी प्रतिष्ठानपुर थी, प्रतिष्ठानपुर। देखना जितना भी मैं बता रहा हूँ पॉइंट उतना सभी क्या है इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। एक और खास तरीके से अगर मेरा अभी मतलब थोड़ा तुम लोग को भाषा समझ में ना आए, लैंग्वेज समझ में नहीं आए तो इसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा आज थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मतलब हेल्थ प्रॉब्लम है, जिसके कारण मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा। ठीक है। अब देखो कहोगे कि सर प्रतिष्ठानपुर था कहाँ पे? तो ये जो था महाराष्ट्र में था। कहाँ पे था स्टूडेंट? महाराष्ट्र में, या फिर इसी को कहा जाता है महाराष्ट्र, जिसको कुछ लोग MS शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, प्रतिष्ठानपुर जो था महाराष्ट्र में था। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ से धीरे धीरे स्टार्ट होता है राजा बनने की प्रक्रिया, और राजा बनने स्टार्ट होते हैं। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, एक चीज बताता हूँ, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक ऐसा शासन था मात्र सत्तात्मक का, यानी यहाँ पे जो था विशेष रूप से माँ को ही दर्जा दिया जाता था, मतलब कह सकते हो माँ को ही मालिक माना जाता था। एक और चीज मैं तुमको बता दूं कि जो सातवाहन वंश थे इनको आंध्र सातवाहन वंश के नाम से जाना जाता था स्टूडेंट, आंध्र सातवाहन वंश के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन ये हो सकता है स्टूडेंट कि सर आपने आंध्र सातवाहन क्यों कहा? इसलिए कहा स्टूडेंट क्योंकि जो इनका मूल कह सकते हो जगह था, निवास था, वो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से व्याप्त हुआ था। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला, एक गुंटूर नाम का जिला है आंध्र प्रदेश में, वहां से ये स्टार्ट हुए थे, मतलब यहाँ से इन्होंने कह सकते हो कि प्रक्रिया शुरू की थी। अब देखो इसमें प्रथम जो राजा था, अब मतलब धीरे धीरे विकास हुआ, तो सबसे पहले एक और चीज तुमको मैं बता दूं, इस वंश के जितने भी राजा हुए उनके पहले उनका माँ का नाम लिया जाता था। मतलब स्टूडेंट जितने भी वंश आए, इस वंश में राजा आएंगे उनसे पहले उनकी माँ का नाम लिया जाएगा। जैसे कहोगे सर फॉर एग्जाम्पल, तो एक हमारे इसके बाद कह सकते हो, यानी कि सिमुत राजा के बाद एक आते हैं जिस राजा का नाम आता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी, सातकर्णी याद रखना स्टूडेंट, गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब देखो जो गौतमी पुत्र यानी जो यहाँ पे गौतमी है स्टूडेंट, ये उनकी माँ का नाम है, और जो सातकर्णी है वो एक कह सकते हो कि स्पेशल नाम है, यानी एक राजा का नाम है। अब यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया था कि जो यहाँ पे जितने भी वंश में इसमें राजा होंगे सबसे पहले किसका नाम लिया जाएगा? माता का। तो देखो जब गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था उसने अपने मतलब कह सकते हो जब ये राजा बनता है तो अपने साम्राज्य को बहुत काफी बढ़ाता है, मतलब इसका जो समाज है समाज में बढ़ोतरी होती है बहुत काफी, मतलब कह सकते हो इसका साम्राज्य बहुत काफी बढ़ता है, साम्राज्य बहुत काफी बढ़ता है। देखो इसने भी एक यज्ञ किया था। अब कहोगे सर यज्ञ की जो शुरुआत थी उसने तो ब्राह्मण वंश ही कर दिया था, तो हाँ इस बात को मैं मानता हूँ कि ब्राह्मण वंश ने यज्ञ की शुरुआत किया था, जो अश्वमेध यज्ञ था। लेकिन ये भी कहेंगे कि जो सातवाहन वंश था या फिर कह सकते हो जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था उसने भी अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत की, मतलब कह सकते हो इसने भी अपने जो राज्यकाल था या फिर मतलब शासन काल था उसमें अश्वमेध यज्ञ भी किया था। साथ ही साथ में एक जो सातकर्णी पुत्र है उसकी पत्नी का नाम था नागामिका। याद रखना जो सातकर्णी पुत्र है यानी इसका पत्नी का नाम था, पत्नी का नाम नागामिका था, नागामिका। अब देखो अब यहाँ पे कहोगे सर पत्नी के नाम से क्या मतलब है? मतलब यहाँ पे देखो इसने एक कह सकते हो पुस्तक लिखी जिसका नाम था नाना घाट। ठीक है, नाना घाट। अब देखो नाना घाट में उसने लिखा था कि उसका जो पति है मतलब कह सकते हो जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है वो बहुत शूरवीर और प्रतापी राजा था। अब देखो एक और चीज बताता हूँ, ये कोई जरूरी नहीं कि राजा के ही लोग जो लिख रहे हैं तो सही नहीं लिखे हो, लेकिन जो लिखे हैं उसी को हम लोग पढ़ सकते हैं, इतना बात सही है। अब इसके बाद राजा बने वशिष्ठी पुत्र पुलमावी या फिर पुलमावी। देखो इनके बाद यानी एक मिनट स्टूडेंट रुक जाओ, वेट कर लो थोड़ा, इसको साफ कर देते हैं, उसके बाद फिर से मतलब यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा। देखो स्टूडेंट सिर्फ ध्यान से आप लोग सुनते रहिए। हाँ अगर आपका हैंड रिटन नोट्स जा रहा है तो आप इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, और साथ साथ में बीच बीच में आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, लाइक
अप्लाई करते रहिए। अब देखिए गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद, यानी यहाँ पे कर सकते हो गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद, सातकर्णी के बाद कौन आता है तो कह सकते हो वशिष्ठी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र, उसका नाम क्या था वशिष्ठी पुत्र, एक मिनट स्टूडेंट या थोड़ा, पुलवामी, 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 इनके बाद आते हैं वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। अब देखो स्टूडेंट यही अंतिम राजा थे, मतलब या फिर कह सकते हो इन्हीं के जो इनका पुत्र थे उसके बाद, सॉरी इनके बाद एक और राजा बनते हैं, मुझे याद नहीं पड़ा, एक और राजा बनते हैं जिस राजा का नाम था यज्ञश्री सातकर्णी। मतलब ये अंतिम शासक है जो कह सकते हो सातवाहन वंश था, सातवाहन वंश। इसमें देखो सबसे पहले कौन है सिमू का है, सिमू का है, सिमू के बाद कौन है गौतमी पुत्र सातकर्णी है, और गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद कौन है वशिष्ठी पुत्र पुलवामी है, और इनके बाद जो अंतिम शासक है, यानी ध्यान दिया जाता है अंतिम और शुरू, ये दो याद रखने चाहिए। जो अंतिम शासक थे यज्ञश्री थे, यज्ञश्री सातकर्णी। अब याद रखना स्टूडेंट जितने भी शुरू का नाम, स्टार्टिंग का नाम लिया गया है वो इनकी माता का नाम है, मतलब यहाँ पे जो माँ का शासन चलता था, ज्यादातर किसको देखा जाता था माँ का शासन। अब देखो अब यहाँ से हमारा जो वंश था कह सकते हैं हर्यक, क्या उसका हमने दिया था हसीन मसूद शाह, ये हो जाता है हमारा खत्म। और अब जो होगा मतलब कह सकते हो अब मैं जो पढ़ाऊंगा उसको पढ़ाऊंगा विदेशी आक्रांता के बारे में, विदेशी आक्रांता के बारे में, आक्रांता जिसमें थे ISPK, ISPK का मतलब देख लो, इसका I का मतलब होता है इंडो ग्रीक, ठीक है इंडो ग्रीक। अब कहोगे सर इंडो ग्रीक का मतलब क्या होता है तो हिंद यमन होता है, इसका हिंदी जो होता है हिंद यमन होता है, ठीक है हिंद यमन हो गया। और इसका S का मतलब क्या होता है तो शक होता है, इसका मतलब क्या होता है शक। P का मतलब होता है पहलव, P का मतलब स्टूडेंट होता है पहलव, ठीक है। और K का मतलब क्या होता है, अगर बात किया जाए कि लास्ट वाला जो K बचा है उसका मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है कुषाण। अब देखो ये जितने भी वंश है ISPK, ये देखो ये विदेशी आक्रांता है, मतलब विदेश के शासक है, ये हमारे देश के शासक नहीं है। हमारे देश के जो शासक थे कह सकते हो हसीन मसूद शाह यही थे। इनके बाद अब जिनकी बात करेंगे ये विदेश के मतलब कह सकते हो बाहरी है, जिनका आपको याद करने के लिए मैंने ये ट्रिक बता दिया, इसको मान लो कि ये ट्रिक हो गया है ISPK। I का मतलब इंडो ग्रीक, हिंदी में बोलते हैं हिंद यमन, S का मतलब शक, P का मतलब पहलव, K का मतलब कुषाण, ठीक है। अब एक मिनट वेट कर लेते हैं, इसको इरेज करते हैं फिर। देखो स्टूडेंट ISPK इनको पढ़ने से पहले हम लोग वेद के बारे में पढ़ लेते हैं, या फिर कह सकते हो कि जो पहले हमारा वैदिक काल था, वैदिक काल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो वैदिक काल है इनके बारे में सबसे पहले हम लोग देखिए। तो देखो स्टूडेंट अगर मैं जनरली बात करूं, अगर मैं आपसे सामान्य तौर से बात करूं तो जो वैदिक काल था उसको हम लोग दो कालखंडों में डिवाइड कर देते हैं। कहोगे कौन कौन सर, तो एक कर सकते हो ऋग्वैदिक का, ऋग्वैदिक काल, और एक कर सकते हो हम लोग कह सकते हैं एक का नाम क्या होता है, एक हो गया ऋग्वैदिक काल और एक का नाम होता है उत्तर वैदिक काल, ठीक है। मैंने कहा कि ISPK से पहले वैदिक काल के बारे में पढ़ लेते हैं, और वैदिक काल के बारे में वैदिक काल पढ़ने के बाद फिर ISPK के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका एंशिएंट हिस्ट्री हो जाता है खत्म। इसके बाद हम लोग दूसरे हिस्ट्री को यानी कह सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अब कहोगे कि सर एक चीज बताइए ऋग्वैदिक काल चला कितने से कितने दिनों तक था, तो इसको मैं कह सकता हूँ 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला था, या फिर कह सकते हो 1000 तक चला था। अब कहोगे सर यहाँ पे उल्टा क्यों आपने लिखा, इस टाइम में काल जो था उल्टा ही चलता था। अगर अब मैं इसकी उत्तर वैदिक की बात करूंगा तो 1000 से 600 की बात करूंगा। अब देखो बेसिकली जो 3 वेद हमारे हैं इसी काल में रिटेन हो गए थे, मतलब कह सकते हो कि हम लोग जान गए थे। जैसे शुरू के जो वेद थे जैसे ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया और सामवेद हो गया। लास्ट वाला जो अंतिम वेद आता है वो अथर्ववेद आता है। मतलब ऐसे तो अगर बात करें कि ऋग्वैदिक काल जो था ये अकेला ही था, लेकिन इसी को खंड किया गया था 3 पार्टों में। इसी को हम लोग कह सकते हैं 3 पार्ट में खंड किया गया था, जिसका नाम कह सकते हो था
एक ऋग्वेद, एक का कह सकते हो सामवेद, और एक का नाम रख सकते हो यजुर्वेद, ठीक है। और इस काल में कह सकते हो मतलब इनका तीन खंड इसी का किया गया था, जबकि ये जो था अथर्ववेद ये अकेला वेद था, अथर्ववेद। अब देखो स्टूडेंट, हम लोगों से कुछ सवाल पूछा जाता है एग्जामों में कि ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, या फिर क्या कहा जाता है, वाले को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इनको क्या कहते हैं शायद अभी आप लोग नहीं जानते होंगे, इसीलिए मैंने कहा कि पहले वैदिक काल के बारे में पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसको देखो, इसमें जो होते हैं इसको पढ़ने वाले को होता या फिर होत्री बोला जाता है। याद रखना, जो ऋग्वेद की पढ़ाई करता है, ऋग्वेद के बारे में ज्ञान लेता है, उसको होता या फिर होत्री बोलते हैं। अब देखो, यजुर्वेद को पढ़ने वाला, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को या फिर सॉरी स्टूडेंट, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को कहा जाता है अधर्यु। क्या बोला जाता है स्टूडेंट, अधर्यु। एक मिनट, अधर्यु, ठीक है, इसको अधर्यु बोला जाता है। अब देखो, अब आता है हमारा सामवेद। सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, तो जो सामवेद की पढ़ाई करता है उसको हम लोग कहते हैं उद्गाता। उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, उद्गाता, ठीक है, इनको कहा जाता है उद्गाता। और एक हमारा लास्ट आता है जिसका नाम आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो होता है स्टूडेंट, अथर्ववेद यानी कि कह सकते हो जो अंतिम वेद है, उसको पढ़ने वाले को ब्रह्म कहा जाता है। क्या ब्रह्म कहा जाता है, ब्रह्म, या फिर कह सकते हो ब्रह्मा कहा जाता है। अब कहोगे सर ऐसा क्यों कहा जाता है, तो ये देखो जो अथर्ववेद है बेसिकली वो क्यों बना हुआ है या फिर किस पर्पस से काम में लाया जाता है, अगर मैं बात करूंगा स्टूडेंट कि इसका पर्पस क्या है, तो इसमें जादू टोना होता है और सबसे ज्यादा बंगाल इसके लिए प्रसिद्ध है। यानी कह सकते हो कि जो ये बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल जो है, ये जादू टोना के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको मैं आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें जो होता है अथर्ववेद में, यानी इस वाले में जादू टोने की बात होती है, जादू टोना की बात होती है। इसलिए मतलब इसमें होता है जैसे कि तुम्हारे कह सकते हो कि तुम्हारे जो पटदार है वो 4 घंटे में खून पूर्ति करने लगेंगे, ऐसा मतलब भूतों की बात आ जाती है, ये भूत लग रहा है तो झाड़ देंगे, ऐसा करेंगे। ये जो औरत होती है, औरत लोग झगड़ा करती है कि मेरे सौतीन 1 घंटे में खून उल्टी करने लगे, तो ऐसा बात आ जाता है इसमें, ठीक है। अब कोई हो गया कि मतलब तुम्हारा कोई खेत ले गया है, उसको क्या कहा जाता है, अरे ये मेरा खेत जोत रहा है तो इसको भी 1 घंटे में मौत आ जाए। अब देखो एक और चीज़ है, तुम लोग बेसिकली ट्रेन में या फिर गाड़ी में आते जाते हुए देखे होंगे कि एक पर्चा छपा रहता है, उसमें कहा जाता है मन चाहा प्यार मिले, शादी हो जाए, ऐसे बातें लिखी रहती है। उसमें 2-4 को मोबाइल नंबर दे देता है, लेकिन पर्सनल ये नहीं करता है कि उसका कहीं स्थान दिया हो, मतलब कहीं उसका जगह नहीं देता है। 4 को नंबर दे देगा, बोल देगा कि इतना पैसा दे दो, अगर मतलब काम नहीं होता है तो पैसा वापस हो जाएगा, ऐसा सब मतलब ये आता है हमारा अथर्ववेद, ठीक है। 1 मिनट, तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, क्योंकि देखो स्टूडेंट पढ़ाई का सिर्फ ऐसा चीज़ है जो अकेले में नहीं करना चाहिए। अगर अकेले में औकात की क्या पता चलेगी कि हम लोगों ने कितना पढ़ा, कितना क्या किया, इसका कोई भी पता नहीं चलता। अब देखो वेद के ऊपर हमारा आता है, अगर बात करोगे कि सर वेद के ऊपर, देखो वेद को एक ही बार कोई पढ़ने नहीं जान गया, तो वेद के ऊपर एक चीज बनाया गया जिसको हम लोग ब्राह्मण साहित्य कहते हैं, ब्राह्मण साहित्य कहते हैं, साहित्य कहते हैं, ठीक है। वेद के ऊपर क्या हुआ, ब्राह्मण साहित्य, ठीक है। अब कहोगे कि सर ब्राह्मण साहित्य भी तो एक ही बार में नहीं मतलब पढ़ने आएगा, यहाँ पे लिख लो, कहते नहीं है, लिखा गया वेद के ऊपर वाले ब्राह्मण साहित्य लिखा गया। इसके बाद देखो ब्राह्मण साहित्य की बात अगर करोगे कि सर इसके बाद तो ब्राह्मण साहित्य के ऊपर थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम है मेरे, फिर भी वीडियोस को कंटिन्यू हम लोग रखे हुए हैं। आप लोग प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अब जो कह सकते हो ब्राह्मण साहित्य था,
जो ब्राह्मण साहित्य था इसके ऊपर क्या लिखा गया था, तो आरण्यक लिख लेते हैं। सॉरी स्टूडेंट, सॉरी। अब देखो जो ब्राह्मण साहित्य था इसके ऊपर क्या लिखा गया था, इसके ऊपर लिखा गया था आरण्यक, आरण्यक इसको लिखा गया था, ठीक है, लिखा गया, हाँ, मतलब इसके ऊपर ये। अब आरण्यक के ऊपर क्या था, आरण्यक के ऊपर था, आरण्यक, आरण्यक के ऊपर था उपनिषद, के ऊपर था उपनिषद, उपनिषद, ये थे उपनिषद, या फिर उपनिषद भी कुछ लोग बोलते हैं, उपनिषद थे, ठीक है। और देखो उपनिषद जो थे, यहाँ पे अब इतना बात हो गया कि वेद से ऊपर से ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य के मतलब कर सकते, उसके बाद आरण्यक, आरण्यक के बाद उपनिषद थे। अब देखो हमारे यहाँ जो महाकाव्य है बेसिकली दोस्तों दो है। अब महाकाव्य की बात कर लेते हैं। जो महाकाव्य है हमारे पास कितने हैं, महाकाव्य जो है दो है। कौन कौन से हैं ये जान लो। तो एक है रामायण और एक है कह सकते हो हमारा महाभारत। एक हमारा है रामायण और एक है हमारा महाभारत, याद रखना। दो हमारे पास महाकाव्य है, एक का नाम है रामायण और एक का नाम है महाभारत। देखो पुराण अगर टोटल अगर बेसिकली ऐसे बात किया जाए कि जैसे मतलब एक एक डिटेल से हम लोग अच्छी तरह से जान ले, तो स्टूडेंट अगर एक एक तरह से जानोगे तो जो ऐसे बात कर लो जैसे पुराण हो गया, पुराण टोटल कितने हैं, तो पुराण टोटल 18 है, याद रखना। ये सब मतलब बेसिकली थोड़ा सा याद रख लेना चाहिए। जो पुराण है, पुराण टोटल कितने हैं, 18 है, ठीक है। सबसे पुराना अगर बात करोगे पुराण तो मत्स्य पुराण है, सबसे पुराना वाला जो पुराण है मतलब सबसे पुराना पुराण है वो मत्स्य पुराण है, ठीक है। यहाँ तक मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है वेदांग। वेदांग की अगर बात करेंगे वेदांग कितने हैं, तो वेदांग 6 है, ठीक है। वेदांग हमारे 6 है। अब इसमें देखो इसमें ये नहीं आएगा कि नहीं मतलब सर वेदांग का नाम बता दीजिए। देखिए वेदांग के बारे में उतना अंदर से हम लोग को नहीं जा रहा है, ऐसे बता दिया। और उपनिषद, उपनिषद कितने हैं, तो उपनिषद जो है 4 है, ठीक है। यहाँ तक पता चल गया। अब देखो यहाँ पे मैंने हम सबसे पुराना बता दिया और सबसे अंतिम जो है श्रीमद् भागवत गीता पुराण है, श्रीमद् भागवत गीता पुराण है, ठीक है। भागवत गीता पुराण है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। जो मतलब बेसिक चीजें होती हैं उनके बारे में हम लोग को जानना चाहिए। अब देखो स्टूडेंट जब हमारा वेद की बात आई तो यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया वर्ण के बारे में। अब देखो वर्ण क्या होता है इसको भी थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। तब तक आप लोग 1 मिनट में बोर्ड को इरेज कर रहा हूँ, तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दे। देखिए सब्सक्राइब में कोई पैसा नहीं लगता है खासतौर से। और देखिए इतना उनका तबियत खराब होने के बावजूद और मेरे एक छोटा बालक इस समय वीडियो शूट कर रहा है। बालक बड़ा नहीं है बल्कि मतलब कह सकते हो 10 या 9 वर्ष का है, तो इसका भी साथ कह सकते हैं हमारे लिए बहुत अहम भूमिका निभा रही है, ठीक है। इसके बाद देखो अब हमारे जो समाज है वहाँ से वर्ण व्यवस्था हो जाती है। देखिए वर्ण व्यवस्था स्टार्ट जब होती है तो वर्ण व्यवस्था में 4 समूह होते हैं, मतलब 4 जगह पे बांटा जाता है। एक में हो जाते हैं ब्राह्मण, एक में हो जाते हैं क्षत्रिय, एक में हो जाते हैं वैश्य और एक में हो जाते हैं शूद्र, ठीक है, शूद्र। अब देखो स्टूडेंट देखो जो पहले सबसे पहले वर्ण व्यवस्था की बात की गई थी वो एक ही परिवार में ये तीनों चारों हो सकते थे। जैसे मान लो मैं अगर एक राजपूत एक क्षत्रिय परिवार से बिलोंग करता हूँ और मैं पढ़ाता हूँ तो मैं किस में आ जाऊंगा, ब्राह्मण में आ जाऊंगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं वेदों का अध्ययन करा रहा हूँ जिसके कारण मैं आऊंगा ब्राह्मण में। मेरे ही घर का कोई है जो देश की रक्षा करता है या फिर कह सकते हो किसी समाज की रक्षा करता है तो वो किस में आ जाएगा, क्षत्रिय में। या फिर कोई व्यापार करता है तो वो आ जाएगा वैश्य में, और कोई कह सकते हो किसी की सेवा करता है वो आ जाएगा शूद्र में। यानी कि यहाँ से स्टार्ट वर्ण व्यवस्था हुआ, लेकिन अभी तक अच्छा था। अब देखो स्टूडेंट इसमें अगर देखोगे कि ब्राह्मण का काम क्या है, तो ज्ञान देना और ज्ञान देना, यानी ज्ञान देना और ज्ञान लेना इनका काम है। क्षत्रिय का काम क्या है, रक्षा करना, इनका काम रहता है रक्षा करना, चाहे देश की हो चाहे लोगों की हो। वैश्य का काम क्या होता है, व्यापार करना, यानी इधर उधर जो भी व्यापार होता है ट्रेड करना। लास्ट वाला जो है सेवा करना होता है। देखो सेवा में जैसे कि मतलब लोगों की सेवा करना ये होती है। अब देखो यहाँ कुछ समय के बाद बहुत बड़ा गड़बड़ी हो जाती है। अब कहोगे सर
क्या गड़बड़ी हो जाती है, इसी वर्ण व्यवस्था में गड़बड़ी हो जाती है। अभी तक तो ये रहा कि एक परिवार में पढ़ाने वाले या फिर ज्ञान देने वाले या फिर ज्ञान देने वाले को ब्राह्मण कहा, उसी परिवार में जो रक्षा करे उसको क्षत्रिय कर दिया, उसी परिवार में जो व्यापार करे उसको वैश्य कर दिया, उसी परिवार में जो सेवा दे रहा है उसको हमने शूद्र कर दिया। लेकिन यहाँ से फिर से वर्ण व्यवस्था में थोड़ा दिक्कत होती है कि यहाँ पे अब जो ब्राह्मण तो ब्राह्मण के घर में जो जन्म लिया उसी को सिर्फ ब्राह्मण माना गया। यानी अब यहाँ से वो नहीं रहा कि आप कोई भी कास्ट से हो, ज्ञान देते और ज्ञान लेते हैं तो आप ब्राह्मण रहेंगे, नहीं, यहाँ से हो गया समाप्ति। और यहाँ से होता है वर्ण व्यवस्था की कहते हैं कि थोड़ा मतलब कर सकते हो कि अभद्रक चीजों का प्रयोग या फिर कर सकते हो। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है अब झगड़ा, युद्ध। जो क्षत्रिय के घर में रहेगा वही क्षत्रिय कहलाएगा, जो वैश्य के घर में जन्म ले रहा है वो वैश्य कहलाएगा, जो शूद्र के घर में जन्म ले रहा है वो क्या कहलाएगा, शूद्र कहलाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाता है कि नहीं, जो जहाँ पे जन्म ले रहा है वहीं का कहलाएगा। और जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था हो गई, यानी वर्ण के आधार पे वही वर्ण के आधार पे करने का मतलब है कि ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण जन्म ले लिया, क्षत्रिय के घर में जो लड़का रहेगा, देखो ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण का जन्म हुआ, यहाँ पे मतलब कहने का है कि वर्ण व्यवस्था हमारी वर्ण व्यवस्था, यानी कि जो ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा वही ब्राह्मण कहलाएगा, यानी सब लोग ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट चलिए स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए यहाँ से जब ब्राह्मणों के लिए ऐसा हो जाता है, मतलब कह सकते हो कि वंशावली चलने लगती है कि नहीं, जो ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा वही ब्राह्मण कहलाएगा, चाहे उसको छोटा सा मंत्र आता हो या न आता हो, जो रक्षा करता हो या न करता हो, जिसको फिर हो सकता है कि बंदूक देख ले या फिर तलवार देख ले तो उसकी पार्ट में सब क्रिया हो जाए, लेकिन उसको क्षत्रिय कहा जाएगा। व्यापार करता हो या न करता हो लेकिन उसको वैश्य कहा जाएगा, सेवा करता हो या फिर न करता हो उसको शूद्र कहा जाएगा। अब देखो यहाँ से एक चीनी का भी प्रयोग होने लगा जिसको हम लोग जनेऊ कहते हैं। ठीक है, जनेऊ के नाम से जाना जाता है। जो भी ब्राह्मण वंश के होंगे वो लोग लगभग जनेऊ के बारे में जानते हैं, जो पढ़ रहे होंगे। ठीक है, जनेऊ का प्रयोग होने लगा। अब देखो जनेऊ भी जो था वो अलग अलग कर सकते हो, वर्ण के लिए अलग अलग डिफाइन किया गया था। जैसे ब्राह्मण के लिए सूत्री किया गया था, यानी ब्राह्मण वंश कैसा जनेऊ बनेगा तो सूती वस्त्र बनेगा। क्षत्रिय जो था वो कैसा पहनेगा तो पटसन का पहनेगा, या फिर कह सकते हो जूट पहनेगा, कैसा जूट बेदरक पहनेगा। ठीक है, अब देखो वैश्य जो है, वैश्य कैसा पहनता है तो उसको कह सकते हो कि जो वैश्य है वैश्य को ऊन का पहना था, और जो शूद्र थे या फिर शूद्र थे इनको कोई भी चिन्ह नहीं दिया गया था, मतलब इनमें कोई भी चिन्ह नहीं थे। स्टूडेंट आज की यहीं तक की वीडियोस, मिलेंगे अगले वीडियो में। आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज एक बार लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता है, देखिए तबियत खराब होने के बावजूद भी हम लोग शुरू किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।